Unacademy. Let's crack it. नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं शिव मोहन शर्मा आपका स्वागत करता हूं अनअकैडमी पे, जो कि इंडिया का लीडिंग प्लेटफॉर्म है। आप जानते हैं लाखों बच्चे सिलेक्ट हो चुके हैं अनअकैडमी के द्वारा अलग अलग एग्जामों में, और हर एग्जाम में अनअकैडमी ने बच्चों के सपनों को साकार किया है। तो आप देख सकते हैं कि मैं शिव मोहन शर्मा आपका अनअकैडमी पे स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही खास व्यक्ति के बारे में, जो कि भारत ही नहीं विश्व के लिए ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, और वो हमारे लिए बहुत ही प्रिय हैं, और आपके यूपीएससी के लिए तो बहुत ही ज्यादा प्रिय हैं, क्योंकि आप जानते हैं पूरा गांधी युग के नाम से आपके लिए पूरा हिस्ट्री का पूरा एरा ही कहा है, पूरा का पूरा एक तरह से युग ही है उनके नाम से, और प्रश्न हमेशा उनसे बनते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आज क्या है। आज गांधी जयंती है, जैसा आप जब जानते हैं कि आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती है। तो गांधी जयंती का रेलेवेंस क्या है यूपीएससी के पर्पस से, भारत के पर्पस से, विश्व के पर्पस से, आज उसकी बात करने वाले हैं। और इसमें ध्यान रखना है बच्चों कि आपको मैं क्या बताने वाला हूं। तो आपको मैं ये बताने वाला हूं कि कैसे आपको मेंस में चीजों को टैकल करना है। तो आप ध्यान से सुनिएगा, वीडियो ध्यान से देखिए, क्योंकि आपके लिए वर्ड्स भी डालें कि कैसे आप वर्ड्स को चूज कर सकते हैं अपने लिखते समय, उसके लिए भी पूरा का पूरा वीडियो है। तो जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए, साथ में लाइक और कमेंट भी करें बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। तो बात कर रहे थे हम लोग गांधी जी की। तो गांधी जी की जब बात करेंगे तो आज गांधी जयंती है, 2 अक्टूबर की बात हो रही है। तो गांधी जयंती बात करेंगे कि गांधी जयंती से रिलेटेड कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आ सकती हैं। तो गांधी जयंती की जब बात करेंगे तो गांधी जयंती हम सबको मालूम है 2 अक्टूबर को मनाई जाती है हर साल, और इस दिन गांधी जी की जन्म तिथि है, और इसको हम लोग बहुत ही मंगलमय आनंद सम्मान के साथ मनाते हैं। यानी कि बहुत ही ऑब्वियस है, हमारा ही नहीं पूरे विश्व का गौरव है गांधी। आज अगर गांधी की आइडियोलॉजी को फॉलो किया जाए, सत्य अहिंसा की बात तो कोई करता ही नहीं, आप जानते हैं हमेशा इसका अपोजिट होता है। तो अगर इनकी आइडियोलॉजी की बात की जाए, ठीक है, इनकी विचारधारा अगर सच में फॉलो की जाए, तो बहुत सारी चीजें, जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत सारी जगहों पर इस समय युद्ध चल रहा है, बहुत तनाव चला है, 2 देशों के बीच में हमेशा झड़पें होती रहती हैं। और आप देखिए बहुत सारे जगहों पे, आप अफ्रीकन कॉन्टिनेंट ले लीजिए, अदर कॉन्टिनेंट ले लीजिए, जहां पे देखिए महिलाओं के साथ बहुत सारा अत्याचार और भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं जो कि एक तरह से समाज में नहीं होनी चाहिए। गांधी जी की विचारधारा इन सब से अलग थी। आइए बात करते हैं उनके बारे में कि कैसे आपके यूपीएससी मेंस में उसको लिखना है, कैसे उसको आगे ले जाना है, और क्या खास बात है इस बार के गांधी जयंती में, और कौन सी गांधी जयंती है। तो आइए बात करते हैं कौन से ईयर है। तो कुछ बात कर लेते हैं जो कि फैक्ट्स है, इंपॉर्टेंट है, आपके प्री से भी कनेक्टेड है, मेंस में भी आएंगे अगर लिखना होगा आपको। तो बात करें इस वर्ष 2 अक्टूबर 2023 को, ठीक है, सोमवार के दिन गांधी जी की जयंती पड़ रही है, जो कि इनकी 154th जयंती है। इसको याद कर लेना है, क्योंकि ये पूछा जा सकता है, अक्सर पूछा जाता है, ऐसे सब प्रश्न आ जाते हैं इंपॉर्टेंट व्यक्तियों के बारे में कि कौन सी है। ठीक है, बात करें, इसमें एक अभियान शुरू किया है भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। आपने जानते हैं कि आपको 2015 से स्वच्छता अभियान की जो भारत में शुरुआत हुई थी, उसी को आगे बढ़ाते हुए 2023 तक हम पहुंच चुके हैं, और इसी को आगे लेके, क्योंकि गांधी जी बहुत ही ज्यादा स्वच्छता से संबंधित चीजों को बहुत ही ज्यादा प्रमोट करते थे, तो उसी को प्रधानमंत्री जी ने एक इनिशिएटिव लिया है, जो कि उस टाइम पे भी लिया गया था कि स्वच्छता ही सेवा है। इसी को आगे बढ़ाते हुए क्या किया गया है, 1 तारीख 1 घंटा 1 साथ, ये इनिशिएटिव का नाम है, क्या है, 1 तारीख 1 घंटा 1 साथ अभियान चलाया जाएगा 2 अक्टूबर 2023 को। और क्या किया जाएगा, गांधी जयंती मनाने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा एक पहल की गई है, और इसकी खास बात क्या है कि यह स्वच्छता पखवाड़ा, स्वच्छता ही सेवा 2023 के अभियान के तहत एक मेगा स्वच्छता अभियान होगा, जिसके तहत क्या किया जाएगा, जिसके तहत सुबह 10 बजे से लेकर 1 घंटा तक आपको स्वतः अपने आसपास के क्षेत्रों में, अपने घर में, जो भी ऐसी जगह है जहां पे आपको क्या करना है, स्वच्छता के लिए 1 घंटा समय देना है, साफ सफाई करनी है। आप सोचिए अगर लाखों लोग मिलकर ऐसे स्वयं काम करने लगे, स्वयं अब उस चीज को प्रमोट करने लगे, तो आप देखिए जितनी भी गंदगी, चाहे वो रोड की हो, चाहे आपके समुद्र की, नदियों के किनारे की, और कहीं की भी ऐसी हो, उसको हटने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। बात करें अगर आगे की और क्या खास बात है, तो जून 2007 में, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूनाइटेड नेशन ने क्या किया था, 2 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में चिन्हित किया था। इसको जरूर याद कर लेना, अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस की यहां पे बात हो रही है। तो गांधी जी की जयंती किस रूप में विश्व में मनाई जाती है, अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस। इस समय जैसे मैं बता रहा था कि बहुत ही युद्ध, लोगों के साथ बहुत ही
दुराचार की भावना हो या आपस में बहुत सारा मेल जोल ना हो, बहुत सारी ऐसी परेशानियां विश्व में चलती हैं, तो वो अहिंसा जिसकी बात करते थे वो बापू, और वो बहुत ही इस समय विश्व में रेलेवेंस है, उनकी वो आइडियोलॉजी यानी कि उनकी विचारधारा बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट है। तो उसको मनाने के लिए यूएन ने स्पेसिफिक क्या किया कि इनके गांधी जयंती के दिन ही अंतरराष्ट्रीय, आपके देश के लिए सोचिए कितना बड़ा सम्मान है, अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस गांधी जी के जन्म दिवस पे यूएन 2007 से ही मनाता आ रहा है। बात करें अगर आगे कि आपके मेंस में कैसे इनको लिखना है, थोड़ी सी जैसे इंट्रो करना हो आपको, तो कैसे, बहुत डिटेलिंग में नहीं जाना होता क्योंकि आप ज्यादा डिटेलिंग में चले जाएंगे तो फिर जो मूल शब्द आपके हैं वो इधर उधर हो जाएंगे। तो मेंस में आपको कैसे लिखना है गांधी जयंती के बारे में या गांधी जी के बारे में, अगर आपको इससे रिलेटेड प्रश्न आ जाए, ठीक है, तो महात्मा गांधी के जीवन और शिक्षा की बात करें तो थोड़ा सा कम शब्दों में इसको समझ लेंगे कि इनका जन्म कब हुआ था। तो ऑब्वियस है 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था और 1948 में 30 जनवरी 1948 में नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मारकर इनकी हत्या कर दी गई थी। बात करें अगर गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ था जैसा कि हम सब जानते हैं, और उनकी शिक्षा और संस्कार से एक अद्वितीय मानववादी बने, ठीक है, क्योंकि खुद भी बैरिस्टर थे, वकील बने, इतने बड़े वकील बने जाके, और आप देख सकते हैं कि इनके पिता भी सक्षम थे उस काम के लिए कि इनको पढ़ने के लिए विदेश में भेजा, और ऑब्वियस है इनके काम बहुत अच्छे हैं। और विद्यार्थी जीवन की बात करें तो गांधी जी अंग्रेजी भाषा में अध्यापन की शिक्षा प्राप्त की थी और उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में, ठीक है, अच्छा पक्ष लिया था, यानी कि पहले सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि उन्होंने उसमें शिक्षा प्राप्त की थी, अवश्य वो वकालत कर रहे थे, उसी से उनकी रोजी रोटी भी चल रही थी और नाम भी बन रहा था। तो कहीं ना कहीं पाश्चात्य शिक्षा को ये सपोर्ट करते थे। और इसी के बाद हम देखते हैं कि एक बदलाव विदेशी शिक्षा से लेकर कैसे, ठीक है, भारतीयों की तरफ की, इंग्लैंड में वकालती पढ़ाई करते समय गांधी जी ने भारतीय सभ्यता, धर्म और संस्कृति की प्रशंसा की और उसे पश्चिमी अभियांत्रिकी से भिन्न माना, यानी कि जो मशीनी युग चलना शुरू हो गया था उस समय, उससे भिन्न मांगा और समझे कि भारतीय जो संस्कृति है, सभ्यता है, उसका इंपॉर्टेंस, उसका रेलेवेंस ज्यादा है। तो आप देखिए एक पड़ाव से एक पड़ाव तक बदलाव भी इनमें दिखाई देता है कि यहां से शुरू होकर कहां तक पहुंचे, भारतीय संस्कृति के बड़ाई तक भी आ गए। तो आप इसको भी ध्यान में रख के चलना है कि कम शब्दों में कैसे इसको लिखना है। बात करें वहीं आगे कि और कौन सी चीजें इसमें रेलेवेंट है, तो गांधी जी के नेतृत्व में कुछ आंदोलन, क्योंकि इन्हीं से डिफाइन करेंगे, अगर भारत में अगर आप इनको डिफाइन करने जाएंगे तो इस चीज से बिना इसके बगैर डिफाइन नहीं कर सकते। तो इसको कम शब्दों में कैसे हम कवर करेंगे कि गांधी जी के कुछ प्रमुख सबसे ऐतिहासिक आंदोलनों की बात करें तो 1916 में उन्होंने क्या किया था, किसानों के दमनकारी प्रणाली के खिलाफ संघर्ष किया और कहां गए, बिहार के चंपारण की यात्रा की। आप सबको पता है तिनकटिया पद्धति बिहार के चंपारण में फेमस थी। और तिनकटिया पद्धति क्या था, जबरदस्ती आपसे नील की खेती कराई जाती थी, उसका 3/20 भाग पे आपको खेती करनी होती थी अपने खेत के, भले आपको कुछ और उगाना उससे फर्क नहीं पड़ता। अब इससे क्या हो रहा था कि किसान परेशान हो रहे थे और सबसे पहला सत्याग्रह गांधी जी का सफलतापूर्वक मानना पड़ गया अंग्रेजों को, और ये बहुत ही बड़ी बात है। वहीं बात करें अगर 1917 में फिर एक्टिव हुए और गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों के समर्थन के लिए सत्याग्रह का फिर से आयोजन किया इन्होंने। फसल की विफलता और प्लेग की महामारी दोनों सेम पे, सूखा पड़ा, साथ में प्लेग। अभी आज भी देखिए कि कोई जैसे कोरोना जैसी महामारी आ गई जिसका इलाज, जैसे प्लेग का उस समय उतना ज्यादा इलाज नहीं था, आप सोचिए कि आज कोरोना आ गई तो हम लोग को घरों में बंद होना पड़ा, पूरा साल के साल गुजर गए और आप देखिए कि बहुत सारे बदलाव हो गए। तो वैसे उस टाइम पे प्लेग की बीमारी हुआ करती, तो प्लेग की बीमारी ने क्या किया, पूरे किसानों की कमर तोड़ दी और खेड़ा के किसान राजस्व भुगतान नहीं कर सकते थे और इसी के लिए राजस्व संग्रह में ढील दी गई इनके सत्याग्रह के बाद। तो ये बहुत ही बड़ी चीजें हैं। आप सोचिए कि अंग्रेज जो किसी की सुनते ही ना, ज्यादा बोलने पर जेल में डाल देते हो, उससे भी ज्यादा बोलने पर क्रांतिकारी गतिविधि के नाम पे आपको फांसी की सजा दे देते हो, ऐसे में एक व्यक्ति खड़ा हो रहा है किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, और ये बहुत ही बड़ी बात है। उनके पीछे लाखों लोग चल रहे हैं, बहुत ही बड़ी बात है। यहां ध्यान देने वाली बात है कि 1918 में वह कपास मिल श्रमिकों के बीच सत्याग्रह आंदोलन आयोजित करने के लिए कहां गए थे, अहमदाबाद में। अहमदाबाद मिल आंदोलन कहा जाता है, आपके गुजरात में है। 1919 में उन्होंने प्रस्तावित रोलेट एक्ट 1919 के खिलाफ क्या किया, देशव्यापी सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया था। आप देखिए कि ये सब कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। रोलेट एक्ट की बात करें तो आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूं उसके बारे में। इसको मुंह बंद करने वाला कानून कहा जाता था। मुंह बंद करने वाला कानून क्योंकि बिना दलील, बिना वकील, बिना अपील का भी कानून कहा जाता था कि अगर आपको पकड़ लिया गया तो बताएंगे नहीं, ठीक है, आपको कोई दलील देने का मौका नहीं दिया जाएगा, आपको कोई वकील नहीं दिया जाएगा, आपको पकड़ के बंद कर दिया मनमर्जी का, तो काला कानून कहा जाता है, मुंह बंद करने वाला कानून। इसके खिलाफ यहाँ पे सत्याग्रह शुरू हुआ और इसी से रिलेट करके आप देखते हैं जलियांवाला बाग भी हुआ।
जो कि बहुत ही दुखद घटना है, हमारे पूरे इतिहास की बहुत दुखद घटनाओं में से एक है, आप जानते ही हैं। बात करें अगर आगे हम कि असहयोग आंदोलन की इन्होंने 1920 में शुरुआत की और 22 में क्या हुआ, इसका अंत कर दिया था चौरी चौरा के बाद। सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता सत्र में हुआ क्या, इन्होंने अन्य नेताओं के खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में आश्वस्त किया। तो क्या था खिलाफत आंदोलन, भी आपको बता दें खिलाफत आंदोलन क्या था कि जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम क्या हुआ कि टर्की जो अपोजिट लड़ रहा था ब्रिटेन के, यानी मित्र सेनाओं के अपोजिट लड़ रहा था, ब्रिटेन ने हालांकि भारतीय जितने भी थे इनको सांत्वना दी थी, बड़े बड़े नेताओं को, कि हम क्या करेंगे। उस समय खलीफा का पद हुआ करता था। जैसे आप आज के डेट में अगर देखने जाएं तो पोप का पद जैसे होता है, पोप कौन है, क्रिश्चियन धर्म के सबसे बड़े महागुरु के तौर पे, ऐसे खलीफा का पद हुआ करता है। अगर सरल भाषा में आप समझना चाहें तो सबसे बड़े गुरु माने जाते थे, यानी हेड ऑफ डिपार्टमेंट समझ लो, वही हुआ करते थे। जो उन्होंने कह दिया तो वही मान्य है। तो जो टर्की का शासक होता था उसी को खलीफा माना जाता था, जिसे अंग्रेजों ने कहा था कि अगर हार भी जाएंगे तो हम उस पद को बना के रखेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। टर्की हारा, खलीफा का पद उन्होंने हटाया और यहां पर खिलाफत मूवमेंट शुरू हुआ और इसी के साथ साथ असहयोग आंदोलन भी शुरू किया। अब गांधी जी ने क्या किया था, जो हिंदू मुस्लिम एकता अलग हो रही थी 1909 के मार्ले विंटर सुधार के बाद, उसको फिर से एक करने का यहां पे बहुत ही अच्छा प्रयास किया गया था। बात करें अगर, उन्होंने 1930 में दांडी मार्च का नेतृत्व भी किया, जिसमें भारतीयों को नमक कानून तोड़ने पर मजबूर होना पड़ा और इस आंदोलन ने भारतीयों को विश्वास दिलाया कि अंग्रेजों को वे हरा सकते हैं। छोटी सी चीज नमक, हालांकि मजाक बनाया वायसराय ने, ठीक है, कि गांधी जी नमक कानून तोड़कर क्या कर लेंगे, अंग्रेजी सरकार का क्या कर लेंगे, ठीक है। तो उन्होंने एक लाइन बोला था, पूरे जितने भी विश्व के पत्रकार इकट्ठा हुए थे, गांधी जी का नाम था, 1930 की बात है और काफी फेमस थे। तो उन्होंने कहा कि गांधी के पास इतनी पावर है कि वो पूरे समुद्र को उबालकर नमक बना सकते हैं। और अंत में उन्होंने छोटे से मुद्दे को उन्होंने देशव्यापी नहीं विश्वव्यापी बनाया। ये आप देखिए किसके अंदर क्षमता थी, गांधी जी के अंदर। तो इसको ध्यान रखना है। और इसी के साथ आपका उनका अंतिम आंदोलन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1942 में शुरू हुआ था कि अब फाइनल है भैया, करो या मर जाओ, यानी करना है, भारत को आजादी दिलाओ या उस आजादी दिलाने की राह में आप, ठीक है, स्वयं की जान कुर्बान कर दो, चलेगा, करो या मरो का नारा इसी में दिया गया था। बात करें अगर आगे और क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो लिखी जा सकती है, ठीक है, मेंस के पर्पज के, तो मेंस के पर्पज से आपको यहां पे देखना है गांधी जी और अहिंसा, क्योंकि अगर अहिंसा नहीं लिखा आपने तो गांधी जी अधूरे हैं। यही इनका सबसे बड़ा एक तरह से शस्त्र था, आप कह सकते हैं। तो कार्य प्रतिष्ठा की बात करें तो गांधी जी को गैर हिंसा के लिए सराहा जाता है पूरे विश्व में, इसीलिए तो अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जा रहा है यूएन के द्वारा। और वे अद्वितीय संत बने और उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अद्वितीय बदलाव किया। कैसे बदलाव किए, सत्याग्रह के सिद्धांत को लाकर। सत्याग्रह गांधी जी की प्रमुख विचारधारा है, जिसमें वो क्या कहते थे कि अहिंसा के साथ हिंसा के खिलाफ लड़ने की सलाह देते थे। इसका एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। धर्सना रेड हुई, धर्सना रेड हुई कब, 1930 में, जब गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया। किस लिए, आपके सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के लिए, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन जो इन्होंने शुरू किया नमक कानून को ब्रेक करके, उसके बाद इनको अरेस्ट कर लिया गया। और आप देखिए वहां पे हुआ क्या कि वहां पे सरोजनी नायडू जी उस रेड को, वहां पे नमक का पूरा कारखाना था, गोदाम था, उसको रेड को वो हेड कर रही थी और अंग्रेजों ने इतनी बुरी तरह उनको प्रताड़ित किया। सारे जितने भी वहां पे हमारे क्रांतिकारी गए थे, फिर भी एक भी क्रांतिकारी ने पलटकर उनको ना मारा ना ऐसा कुछ हरकत की। एक गांधी जी का प्रभाव था, जहां पे आज आप देखिए कि एजुकेशन आपकी अच्छे खासे लेवल पर है। आप देखिए 2011 की जनगणना उठा लीजिए, तब भी आप 74% हो चुके थे। इस समय तो और ज्यादा हो चुके रहेंगे जब अगली जनगणना आएगी। तो आप सोचिए कि उस समय की बात हो रही है। अब जब 74 है तो आप 1930 की बात सोचिए, 1920 की बात सोचिए, जब ये शुरू कर रहे थे। लोगों को कहते थे कि आपको कोई एक थप्पड़ मारे आप गाल आगे बढ़ा दो। गांधी जी की इस कथन को लोग फॉलो करते थे, कभी पलट के उन्होंने वार नहीं किया। ये उनकी पावर थी, ये सत्याग्रह की पावर थी और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें सत्याग्रह के उदाहरणों की तो नमक आंदोलन आपका हो गया, सविनय अवज्ञा हो गया, अंग्रेजों की वसूली के खिलाफ हो गया, रोलेट एक्ट हो गया, और ऐसे कई महत्वपूर्ण घटनाओं में गांधी जी ने क्या किया था, सत्याग्रह का प्रयोग है। सत्य का आग्रह करना, सत्य का आग्रह आप कैसे कर रहे हैं, अहिंसा के माध्यम से, कि भाई ये सत्य है, आप मेरा शोषण कर रहे हैं
और मैं इस शोषण के खिलाफ आवाज उठा रहा हूं, लेकिन मैं आपके खिलाफ, जैसे आप मेरे खिलाफ हिंसा का प्रयोग कर रहे हैं अपनी गलत बात को मनवाने के लिए, वैसे ही मैं अपनी सही बात को मनवाने के लिए आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करूंगा कि आप मान जाइए ये गलत है, हम सही है, इस बात को समझिए। ये बहुत ही बड़ी बात है, आज के डेट में यही लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते। और देखिए पूरे विश्व में, ठीक है, बहुत ही अफरा तफरी का माहौल है। बात करें अगर गांधी जी के कुछ तथ्यों की तो देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैसे आप देखिए कि कैसे वैश्विक राजनीति पे गांधी जी का प्रभाव था, पूरे विश्व में उनका क्या प्रभाव था, इस बात से आप इसको प्रूव कर सकते हैं, इन फैक्ट्स को डाल के, इन बातों को डाल के। कैसे कि गांधी जी के मृत्यु के 21 साल बाद क्या हुआ, ग्रेट ब्रिटेन ने उनके सम्मान में डाक टिकट जारी किया। जो हमारे यहाँ पे कब्जा करके गए थे, जो हमारे यहाँ पे 200 साल राज करके गए थे, वो भी गांधी जी को सम्मान से देखते थे और उनके, ठीक है, सम्मान में उन्होंने डाक टिकट जारी किया। वहीं अगर बात करें, गांधी जी ने कभी नोबेल शांति पुरस्कार नहीं जीता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नहीं जीता तो इसका कुछ रेलेवेंस नहीं है, बहुत रेलेवेंस है। क्यों? क्योंकि इन्हें 5 बार इसके लिए नामांकित किया गया और ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना है। शायद कुछ राजनीतिक कारण थे, इस वजह से नहीं जीत पाए या उनको नहीं मिला, ठीक है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे गांधी जी की लोकप्रियता में कभी कमी नहीं आई। 5 बार नामांकन, आप सोच के देखिए। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इन्हें महात्मा की उपाधि दी थी, जिसके बाद इनको महात्मा गांधी कहा जाने लगा। हालांकि स्वयं महात्मा गांधी जी ने रविन्द्रनाथ जी को गुरुदेव की उपाधि दी थी, जो उनके नाम में जुड़ी गया। बात करें अगर गांधी जी की, तो पहले एकमात्र भारतीय रहे जिन्हें 1930 में क्या मिला था, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर की उपाधि से सम्मानित किया गया था। सोचो कितनी बड़ी बात है। आज अगर टाइम पर्सन ऑफ द ईयर किसी को घोषित किया जाता है तो करंट अफेयर्स की न्यूज बन जाती। आपके स्टेट लेवल के जितने एग्जाम होते हैं उसमें तो पक्का ही पूछ लिया जाता है। बाकी जो छोटे मोटे एग्जाम होते हैं उसमें, जैसे आरओ से लेकर और जितने भी नीचे एग्जाम होते हैं, उसमें 100% आ जाता है। और आपके यूपीएससी का भी वो सवाल बनता है, भले कथन कारण में डाल दे उठा के, कहीं ना कहीं बनता जरूर है। तो आप सोचिए कि इसका रेलेवेंस कितना है। 1930 में टाइम पर्सन ऑफ द ईयर गांधी जी बने थे, तो आप सोचिए कि इनकी वैश्विक प्रभावशीलता कितनी ज्यादा थी। बात करें अगर आगे कि भारतीय शांति, विश्व शांति और विश्व राजनीति में महात्मा गांधी का योगदान अविस्मरणीय है। ये वर्ड शब्द है, लिखने के तरीके कैसे लिखा जाता है इसको मैं लिख के दिखा रहा हूं आपको। उन्हें राष्ट्रपिता की उपाधि तब मिली जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उनकी पत्नी की मृत्यु पर शोक संदेश भेजते हुए उन्हें इसी नाम से संबोधित किया। और एक कब की बात है, जब जेल में थे, जब आईएनए की कमांड संभाल चुके थे सुभाष चंद्र बोस जी, और उन्होंने शोक संदेश भी भेजा, साथ में एक आग्रह भी किया कि अब राष्ट्रपिता से मैं आग्रह करता हूं कि स्वतंत्रता आंदोलन में वो मेरा सहयोग करें, जिससे हम अंग्रेजों को क्या कर सकें, इस देश से बाहर कर सकें। देखिए बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि एक एक्चुअली बीच में अभी कुछ लोगों ने पूछा कि अच्छा राष्ट्रपिता क्यों कहा जाता है, भारत सरकार ने कब उन्हें उपाधि दी। तो ऐसी बातें करना ही इररिलेवेंट है, क्योंकि ये कोई भी टॉपिक नहीं है, ये अलग तरह का टॉपिक है। बात देखें कि उन्होंने क्या कार्य किया और उसकी आज प्रभावशीलता क्या है और विश्व में कैसे उनके नाम को जाना जाता है, इस बात को देखते हुए इसका रेलेवेंस ही नहीं बनता। राष्ट्रपिता कहे जाते हैं, मानना चाहिए, कहना चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। बात अगर आगे करें, ठीक है, कि क्या खास बात है, भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हो रहा, दोनों देशों की सीमा पर हम जानते हैं कि बहुत ही ज्यादा मारकाट शुरू हुई, बहुत लोग मारे गए, बहुत लोगों का जीवन बर्बाद हुआ, ठीक है। और इसके बाद गांधी जी ने क्या किया, आमरण अनशन पर बैठ गए कि भैया अगर आप ऐसे हिंसा करते रहेंगे तो मैं आमरण अनशन करूंगा, अपनी जान दे दूंगा। और उस समय गांधी जी 70 वर्ष के थे। 70 ईयर्स में ये इच्छा शक्ति होना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। वहीं अगर बात करें, दलाई लामा, नेल्सन मंडेला और जॉन लेनन जैसे अब ये विश्व के बड़े नेता हैं, ठीक है। कई विश्व नेता गांधी को आदर्श मानते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों से आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन उन्होंने जातिगत भेदभाव, महिलाओं के अधिकारों आदि जैसे सामाजिक मुद्दों के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी। यही नहीं कि सिर्फ अंग्रेज से ही लड़ाई लड़ रहे थे। आप देखिए यहाँ पे जो आज का बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है, जैसे महिला अधिकार, जब 33% आपको, ठीक है, पास किया जा रहा है, सोचिए कितने सालों से अटका है। आपके पंचायती राज में दे दिया गया, आपके नगर पालिकाओं में 33%। लेकिन जो सबसे बड़ी आपकी मेन चीज है, जहां से संसद जिसको बोलते हैं, जहां से पूरे देश की सरकारें चल रही है, पूरा देश चल रहा है, वहां पे उनको आरक्षण नहीं दिया गया था, वो अब दे दिया गया। ये भी बहुत अच्छी बात है। 33% आरक्षण महिलाओं के लिए पास हो चुका है और ये बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। ऐसी बात है। प्लस सामाजिक मुद्दे, जैसे कि आप देखिए छुआछूत बहुत ही बड़ा मुद्दा हुआ करता था, आज भी
कहीं ना कहीं। हालांकि आपके अब आर्टिकल 17 में सीधा लिखा हुआ अस्पृश्यता उन्मूलन की बात की जाती है, ठीक है, लेकिन आपका फंडामेंटल राइट्स है, बात अलग है, लेकिन कितनों को इसकी जानकारी है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं तब तो ठीक है, आपने पॉलिटी पढ़ी, लेकिन नॉर्मल लोगों को क्या इसकी जानकारी है? ऐसी चीजों के लिए भी स्वयं इन्होंने प्रयास किया और हरिजन संघ बनाया। आप सब जानते हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। बात करें गांधी शांति पुरस्कार, अहिंसा और अन्य गांधीवादी तरीकों के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन के लिए प्रदान किया जाता है, ठीक है। साथ ही भारत के विकास में प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए हर साल 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अच्छा, ये क्या है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूं। जब बात हो रही है प्रवासी भारतीय दिवस की, ठीक है, तो 9 जनवरी 1915 की बात कर लेते हैं। तो इस दिन गांधी जी क्या भारत लौटे थे? कहां से भारत लौटे थे? तो गांधी जी भारत लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से गांधी जी भारत लौटे थे, भारत इनका आगमन हुआ था, ठीक है। तो इस दिन को यादगार मानते हुए हम क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस। आपके इंटरनेशनल रिलेशन का बहुत ही बड़ा मुद्दा होता है, ठीक है। प्रवासी जो भारत के बाहर हैं, भारत के लिए काम कर रहे हैं, भारत के नागरिक हैं, और भी ऐसी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देखिए, सूडान में हम भारतीय नागरिकों को वापस ले आए, वहां पे परेशानियां हुई। यूक्रेन से हम वापस ले आए, वहां पे परेशानियां हुई। ऐसे जिस भी देश से, यमन से हम वापस ले आए जहां से परेशानियां हुई, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है। आईआर आपको पढ़ाएंगे तो प्रवासी भारतीयों से संबंधित बहुत सारी चीजें पढ़ाएंगे। गांधी जी के बारे में इसको याद रखिए कि ये दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे थे, इसलिए प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अब इसको कंक्लूड करेंगे कैसे? लास्ट में ले जाके आपको कैसे कंक्लूड करना है अपने आंसर को। हालांकि ये बहुत ज्यादा बड़ा है, आप सोच रहे होंगे सर आप तो 200 वर्ड की जगह बहुत सारे वर्ड्स दे दिए। आपको इसमें से निकालना है, सारे शब्द आपको याद तो रहेंगे नहीं, तो आपको इसमें से अपनी काम की चीज निकालनी है और अपना एडिशन भी करना है। कैसे? जैसे कि लास्ट में कंक्लूड करने की गांधी जी की धरोहर कौन कौन सी है अगर देखा जाए तो स्वतंत्रता सेनानियों का नेता कहा जाता है इनको। कैसे? भारतीय स्वतंत्रता के लिए लड़ने और बलिदान करने वाले हजारों लोगों के नेता गांधी जी थे। एक आवाज पे लाखों लोग इनके पीछे चल पड़ते थे। दूसरी चीज, राष्ट्रपिता कहा जाता है, ठीक है। उन्हें राष्ट्रपिता के रूप में सम्मानित किया गया है क्योंकि उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया, जो कि अभी पीछे हम लोग बताते आए हुए हैं उस फैक्ट को प्रूवन करने के लिए। बात करें, अगर विश्व शांति के सूत्रधार थे, आज विश्व में इतनी परेशानियां चल रही हैं, अगर गांधी जी की आइडियोलॉजी को सच में फॉलो कर लिया जाए तो 90% प्रॉब्लम आपकी बाय डिफॉल्ट सॉल्व हो जाएंगी। जैसे कि गांधी जी अपने जीवन भर अहिंसा, संयम और प्रेम के माध्यम से विश्व शांति के संदेश को प्रचारित किया करते थे। तो आप देखिए कि गांधी जी की धरोहर आज वो धरोहर है जो विश्व में क्या कर सकती है? विश्व में शांति ला सकती है, विश्व में लोगों के आपसी संबंध सुधार सकती है, लोगों के अंदर प्रेम की भावना जागृत कर सकती है। और इससे क्या होगा? विश्व एक बार फिर से खुशहाली के मार्ग पर आगे बढ़ेगा, जिसमें भारत क्या करेगा? भारत लीड करेगा। जो हम बोलते हैं ना, विश्व गुरु बनने की कगार पे हम पहुंचेंगे। कैसे पहुंचेंगे? जब हम ऐसी आइडियोलॉजीज को फॉलो करेंगे, ऐसी विचारधारा को ले चलेंगे जो क्या करेगा? भारत को आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। तो चलिए आज इसी के साथ आपसे विदा लेंगे। तो जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत सब्सक्राइब करिए, साथ में लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए बच्चों। और अनअकैडमी जैसा आप जानते हैं आपके लिए हर वो चीज करता है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको सारे की सारी चीजें नोट डाउन करनी, अच्छे से पढ़ना है। और भी ढेर सारे वीडियोज आपके लिए आने वाले हैं जो आपके टॉपिक से रिलेवेंट हैं और बहुत ही ज्यादा उसके अंदर कैसे लिखना है, क्या लिखना है, प्री कम मेंस हम लेके चलेंगे। तो चलिए आज के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।